हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि जहां होंगे बड़े अच्छे से होंगे। थोड़े दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, किन्हीं कारणों से मैं नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। 11वीं टेस्ट सीरीज तक दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी नेक्स्ट आईएएस की ये 12वीं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। आप कोई भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, आप ऐसे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे जहां पर बॉटम से लेकर टॉप तक बताई जाती हैं, एक एक चीजें तोड़ तोड़ कर बताई जाती हैं, तो आपकी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत सारे फैक्ट तैयार होंगे, आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। और खास करके यूपी स्पेशल का जो प्रश्न है ना, आजकल जैसे यूपी लेखपाल वगैरह, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर हम लोग करंट अफेयर्स के जो 30-35 प्रश्न शुरुआत के हैं उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये 6 महीने पहले के हैं, एग्जाम थोड़ा लेट होगा तो कोई मतलब नहीं। आपके लिए मैं नया सीरीज लाऊंगा करंट का, तो यहां पर हम इसको छोड़ देंगे। फोकस पूरा हमारा यहां पर जीएस पे रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखा करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए, बड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। इसके पहले करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो पहले के हैं, जिसे हमने छोड़ दिया है। देखते हैं, यहां आपको यूपी स्पेशल से संबंधित यहां से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश के कुछ जीआई टैग दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दे दिया है, क्षेत्र, यानी किस जिले से संबंधित कौन सा जीआई टैग है। तो दोस्तों पहले ही नंबर पर आप जानते हैं, जैसे आप मिलान वाले प्रश्नों में आप क्या किया करिए, जो सबसे ज्यादा क्लियर हो उसी के पास चलिए। जैसे दशहरी आम हम लोग खूब जानते हैं, अपनी सुगंध और स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लखनऊ के मलिहाबाद में, ये तो हो गया। अब आप एक चीज और जानते होंगे, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा होती है वहां पर ये कालीन वगैरह, मतलब वहां पर ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, तो हस्त निर्मित कालीन ये भदोही आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं गुलाबी मीनाकारी, ये गहनों में गुलाबी रंग का एक मतलब कह सकते हैं जड़ा जाता है, तो जड़ावत मतलब जड़ाव। और यहां आप देख रहे हैं गुलाबी मीनाकारी, ये क्या होता है, गहनों में एक तरह का गुलाबी रंग का जड़ाव होता है जो वाराणसी से संबंधित है, यहां हो जाएगा। बाकी आपका एक बच रहा है होम फर्निशिंग, ये बागपत हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं पहला वाला पहला पे रहेगा, दूसरा वाला 4 पे गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी वाला तो 2 पर गया, बहुत अच्छा। ऐसे आप भी करिएगा, थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाकर, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, नहीं तो जल्दबाजी में गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ 37 वाले में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी जो है, एक जनपद एक उत्पाद, आप लोग पढ़े होंगे ओडीओपी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में आया था। हर एक जिले को उसकी जो पारंपरिक उत्पाद थे उसको विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए। तो यही है दोस्तों, छोटे उद्योगों, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी ये ओडीओपी आया है, यानी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, ये तो सही है। अब इसका कारण क्या करें हैं, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है ये। इससे जिला विशेष कुटीर उद्योगों को विश्व बाजार तक पहुंच मिलती है। यस, वही मैंने बताया ना कि हर एक जिले की जो पारंपरिक उत्पाद है उसको विश्व प्रसिद्धि दिलाना। जैसे हमारे जौनपुर के यहाँ के बेनी साहब की इमरती है, तो ऐसे करके हर जिले में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका जो उत्तर होना चाहिए दोस्तों, ये पहला वाला ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ आपका 37 वाला जो ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ 38 वाले में थोड़ा ध्यान देंगे, कह रहे हैं यूपी सरकार ने मिनी फॉरेस्ट योजना शुरू की। मिनी फॉरेस्ट योजना, बिल्कुल दोस्तों, ये वाला तो कथन तो आपका बिल्कुल सही हो गया। मिनी फॉरेस्ट योजना शुरू किया, इसका उद्देश्य शहरी तापमान को कम करना और हरित आवरण को बढ़ाना, यानी शहरों में, मतलब कह सकते हैं, आप देखते होंगे सड़कों के किनारे हरे हरे पौधे लगाए जाते हैं डिवाइडर वगैरह पे, ये सब, जिससे वो थोड़ा सा दोस्तों मतलब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी काम आता है। तो ये भी बात यहाँ पर सही है, कारण भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा ए वाला ही हो जाएगा, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, पहला वाला आपका सही हो गया। ऐसे प्रश्न तो आप लोग आराम से कर लेंगे। आगे देखें, यहाँ देखिए आपसे लिखा है 39 वाले में पूछ रहे हैं, कौन सा वर्ष 2025 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त करने वालों में शामिल नहीं था। तो 2025 में दोस्तों लगभग हमें लगता है 6 लोगों को दोस्तों गौरव सम्मान मिला था। तो उनमें दोस्तों कौन सा नहीं था, कृष्ण कांत शुक्ला थे,
हिमांशु गुप्ता भी थे, और ये मनीष वर्मा भी थे, और ये सीमा शर्मा नहीं थी। जो ऑप्शन नंबर यहाँ में डी दिया है दोस्तों, सीमा शर्मा नहीं थी। इसमें 6 लोग थे, कृष्णकांत, हिमांशु और एक यादव करके थे दोस्तों, कृष्णा यादव भी थे ऐसे करके, लेकिन ये सीमा शर्मा नहीं थी। ये ऑप्शन नंबर में आपका नहीं रह होना चाहिए, ये गलत हो गया है। तो कह रहे हैं कौन सा शामिल नहीं था, तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ 40 वाले में ये इसमें भी कथन कारण से पूछा जा रहा है। कथन दिए हैं, कारण दिए हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कथन, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर परियोजना के तहत प्रत्येक जिले में एक तालाब बनाने का लक्ष्य है। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अमृत सरोवर योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें ये कह रहे हैं कि कम से कम ये जो अमृत सरोवर परियोजना है, इसके तहत हर एक जिले में कम से कम 75 तालाब बनाना है, न कि एक। यहाँ कह रहे हैं मेरे भाई एक तालाब एक जिले में बनाओगे उससे कौन सा वर्षा जल स्टोरेज होगा, आपका ग्राउंड स्टोरेज लेवल ठीक होगा। कम से कम यहाँ पर प्रावधान है कि एक जिले में 75 तालाब बनाना। एक तालाब बनाओगे तो ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नहीं 75 होना चाहिए था, इसलिए गलत हुआ। तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। देख लीजिए कहाँ गलत है, तो आपका आर सही है, ए गलत है। तो ए गलत है, आपको पकड़ में आ गया तो स्वाभाविक सी बात है आप इसी को मान लेंगे, आपको मिल गया, दूसरा का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। यह परियोजना राज्य में भूजल स्तर बढ़ाने और प्रवासी पंछियों के आवास प्रदान करने के लिए, यस मेरे भाई, प्रवासी पंछियों वगैरह को यानी बायोडाइवर्सिटी को लेकर और ग्राउंड वाटर के लेवल जो है उसको बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए काम आएगा अगर हर जिले में इतने तालाब हो जाएंगे कम से कम। तो ये वाला तो आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें 41 वाले में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित मेलों एवं स्थलों के युग्मों पर विचार करें। आपको कुछ मेला दे दिया गया है और उसके सामने स्थल है, कौन सा मेला कहाँ लगते हैं इस पर विचार करके आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो कजरी मेला दोस्तों हम लोग खूब जानते हैं, ये तो दोस्तों मिर्जापुर से संबंधित है। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग खूब पढ़े होंगे इसके बारे में, उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे। ये वाला तो सही है, लेकिन हमें बताना कौन है जो गलत है। मुड़िया पुड़िया मेला ये तो मथुरा से संबंधित है, ये भी सही है अपनी जगह पर। अब देखिए दो तो सही हो गए, यानी ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, यानी एक और दो जिस ऑप्शन में होंगे वो गलत हो जाएगा, यानी ये दोनों तो नहीं होना चाहिए क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। तो एक और दो इसमें है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सभी सुमेलित हैं, अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते। आगे देखें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो दिया है आपको, यहाँ कलवारी मेला कह रहे हैं फतेहपुर से है। नहीं मेरे भाई, फतेहपुर से नहीं। ये जो कलवारी मेला है दोस्तों ना, ये बलिया से संबंधित है, पूर्वांचल बलिया से। तो यहाँ पर ये वाला तो आपका गलत हो गया, यानी 3 ऑप्शन में रहना चाहिए क्योंकि गलत पूछे हैं। चौथा वाला को हम लोग देखें, कह रहे हैं देवा शरीफ मेला आगरा में। नहीं मेरे भाई, देवा शरीफ मेला वो बाराबंकी से संबंधित है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये बाराबंकी में है। 12 मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, बाराबंकी। तो इसका मतलब चौथा भी गलत है। तो गलत पूछा जा रहा है, तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देख लें 42 वाले में, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है, बिल्कुल उत्तराखंड में होता है दोस्तों, और लिपुलेख दर्रे के पास होता है। आप लोग जानते हैं नेपाल में इसी को काली वगैरह नदी बोला जाता है, तो ये बात यहाँ पर सही है। यह नदी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से होकर प्रवाहित होती है, बिल्कुल प्रवाहित होती है सीतापुर से, कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा इसमें ट्विस्ट है। कह रहे हैं शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था हमारे यहाँ, जैसे एक गोमती नदी बहती है और सई नदी भी बहती है, सई जाकर गोमती मिल जाती है और गोमती जाकर गंगा मिल जाती है। तो एक बार ऐसे प्रश्न पूछा था, तो क्या सई गंगा की सहायक नदी है, तो उसे मान लिया गया था डायरेक्ट सहायक नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट में सहायक है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों ये जो शारदा नदी है ना, ये घाघरा नदी की सहायक नदी बन जाती है, फिर घाघरा आगे चलकर गंगा से मिलती है। तो ये भी हम मान लेते हैं इनडायरेक्टली ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 42 का आपका डी हो गया, इसके आधार पर हम कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा।
आगे चले अगर हम लोग देख लें 43 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं कथनों पर विचार करिए, विचार करके बताना है सही क्या है। तो देखें पहला वाले में दिया है मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2022 को, नहीं मेरे भाई, मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था, कोरोना काल में वही। तो ये वाला तो आपका सही नहीं हुआ, गलत हो गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 100 गुलाबी पुलिस बूथ स्थापित किए गए हैं। तो गुलाबी पुलिस बूथ क्या होता है आप लोग जानते हैं, लड़कियों को गुलाबी रंग बड़ा पसंद होता है, तो ये महिला सुरक्षा को लेकर है ये। तो ये वाला आपका सही है दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सी केवल आपका यहाँ सही है, और ऑप्शन नंबर केवल सी में केवल 2। आगे अगर हम लोग देखें तो ये चौथा वाला में देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कौन सा कथन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिसे हम लोग यूपी एसडीएम बोलते हैं, यूपी एसडीएम क्या है, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके संदर्भ में कौन सा सही है थोड़ा बताना है। देखें ये क्या है, पहले यही जान लीजिए। स्किल से बात है, स्वाभाविक सी बात है। ये जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश के युवाओं में स्किल ट्रेनिंग देकर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार योग्य बनाना है, बिल्कुल सही। ये कई बार पूछा भी गया है, आप लोग इसे याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऐसे, आजकल स्किल वगैरह को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 45 वाले में, तो प्रोजेक्ट अलंकार, बड़ा प्रश्न, बड़ा बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, नाम से ही लग रहा है अलंकार। आप लोग सोच रहे होंगे ये अलंकार तो हिंदी में होता है, ये कहाँ से आ गया, तो ये करंट से रिलेटेड खास करके है, लेकिन ये हमेशा ऐसे कुछ ऐसे करंट के प्रश्न होते हैं मेरे भाई ना, वो हमेशा रिलेवेंट रहते हैं, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, कितना भी पुराना हो जाए, तो आप उसे करंट एकदम मत समझिएगा। देखिए प्रोजेक्ट अलंकार क्या होता है मैं पहले ही बता दूं, ये दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 5 कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनमें दोस्तों जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जैसे टॉयलेट्स की कमी है, वहाँ पर बिल्डिंग्स की कमी है, को कुर्सी मेज वगैरह की कमी है, उनको बैठने को लेकर है, तमाम चीज़ें की जो कमी रहती है उसको लेकर है, वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लेकर है। यही कह रहे हैं, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में 100% बुनियादी सुविधाओं की उपलब्ध सुनिश्चित कराना। तो ये बात यहाँ पर सही हो गई दोस्तों। और दूसरा वाला हम देखें अगर, इस परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री आदर्श विश्वविद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय देखिए इसमें कह रहे हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों का भी विकास किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। तीसरा वाला स्टेटमेंट को देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, ट्विस्ट हल्का सा है। इस योजना के तहत सभी विद्यालयों के लिए निजी कंपनियों द्वारा CSR फंडिंग अनिवार्य की गई है, अनिवार्य नहीं है मेरे भाई, स्वैच्छिक है। जैसे आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय और कारपोरेट, ये जो इसका मतलब यही है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग में इनको स्वैच्छिक बनाया गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल 1-2 आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े हम लोग अगर देखें तो 46 में आपसे जो पूछा जा रहा है, थोड़ा देखें ध्यान से, कथन कारण वाला है, ये कथन है फिर कारण है। यहाँ कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, हम लोग जानते हैं MSP क्या होता है दोस्तों, किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए फसल बोने से पहले ये किया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे उनको मार्केट गिर जाने पर उनको नुकसान न उठाना पड़े। जैसे आप गेहूं बो दिए, पता लगा मार्केट में गेहूं 10 रुपये किलो हो गया, तो सरकार ये कहती है कि भैया आप बोइए, टेंशन मत लीजिए, अगर ज्यादा मार्केट में रेट गिरेगा तो हम आपका 25 रुपया में ले लेंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। यही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों की उनकी उपज की लागत पर लाभ प्रदान करता है। यस बिल्कुल सही है, लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो 1965 बना, सरकार ने C2 प्लस 50% फार्मूले के आधार पर MSP का निर्धारण नीति अपनाई गई है, न कि 100%। तो ये वाली बात यहाँ पर गलत हो गई, 50%, तो ये 100 नहीं 50 होना चाहिए था यहाँ, तो ये वाला आपका गलत हो गया, सिर्फ आपका ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर आपका 46 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही कंसेप्चुअल प्रश्न है। कह रहे हैं रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा रेपो दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, नहीं मेरे भाई कमी होती है। कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो रेपो रेट होता है दोस्तों, रेपो रेट के बारे में आप लोग सुने होंगे। रेपो रेट क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक RBI से उधार लेने जाती हैं तो RBI उनको जिस दर पर उधार देता है
वो रेपो रेट होता है। सोचो वो उनको महंगा देगा तो जो आपके गांव में बैंक है वो भी आपको महंगा लोन देगी। जब लोन महंगा हो जाता है तो कोई नहीं लेता है। जब कोई लोन लिया ही नहीं, मार्केट में पैसा, उनके पास पैसा है नहीं, मार्केट में पैसा खर्चे नहीं करेंगे, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कैसे होगी। वही जब रेपो रेट कम कर देता है आरबीआई, यानी इनको सस्ता लोन दे देता है, सस्ता लोन जब दिया तो ये भी अपने कस्टमर को सस्ता लोन देंगे, तो सब लोग सस्ता लोन देखते हुए सब लोग धड़ाधड़ लोन लेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, तमाम तरह की चीजें काम करने लगते हैं, मार्केट में खूब पैसा आने लगता है। यानी रेपो रेट कम होगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगा, रेपो रेट यदि बढ़ जाएगा तो मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी, एक दूसरे को उल्टा होते हैं। रेपो दर बढ़ाने पर बैंकों का रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज लेना पड़ता है। वही बात मैं आपसे कब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, ये वाला सही है। यानी रेपो दर बढ़ जाएगा तो बैंक से, रिजर्व बैंक से जो उनको लोन मिलती है महंगा पड़ जाता है। तो ए तो आपका गलत हुआ, कहाँ गया, ए असत्य है, आर सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 47 का आपका डी हुआ। 47 को ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कौन सा देश भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे, इंडिया, मिडल यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के सदस्य हैं। तो दोस्तों इसमें जो है भारत है, भारत तो है ही, सऊदी अरब है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी है। तो यहाँ जो चौथा है उसको निकाल दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो 1 2 3 5 तो सब सही है। ऑप्शन नंबर डी, केवल आपका चौथा यूनाइटेड किंगडम नहीं है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 49 वाले में, तो यहाँ पर मिलान से संबंधित प्रश्न है, हम लोग अच्छे से इसको मिलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आपको दिया है, एक तरफ समिति दी गई है, एक तरफ उसका उद्देश्य कि ये कौन सी समिति किस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। तो आप लोग दोस्तों खूब जानते हैं, ये रंगराजन समिति। रंगराजन समिति दोस्तों किसके लिए था, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे दोस्तों। इस समिति का उद्देश्य गरीबी मापने के लिए था। तो इतना तो आप लोग पढ़े होंगे ना, कब था, 2012 में। डेट याद रखेंगे, कभी डेट आपको क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा तो फंस जाएंगे आप। तो ये गरीबी मापने के लिए था। कहाँ है गरीबी, शहरी गरीबी की दैनिक यहाँ है। गरीबी नाम देखते ही आप यहाँ पर चले आइए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति दोस्तों इसके जस्ट 1 साल बाद यानी 2013 में ये गठित हुआ था। क्यों था दोस्तों, वित्तीय समावेशन से संबंधित था ये। तो ये वित्तीय समावेशन यहाँ है। एमजे नायक, देखिए हमारा 2 से काम बना कि नहीं, ए वाला 4, बी वाला 2, ए 4 बी 2, काम बन गया, अब हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब हम कह सकते हैं सी वाला हमारा 1 पे जाएगा, एमजे नायक समिति। ये बैंकों में प्रशासनिक सुधार से संबंधित है, 2014 में आया था, ये 2014 में आया था। और ये जो आर आर खन्ना समिति, आर आर खन्ना समिति दोस्तों ये पुरानी समिति है, 1997 में ये था। 1997 में इसका ऑप्शन क्या बचता है, सहकारी बैंकों की समीक्षा। तो आपका क्लियर है ऑप्शन बी। आगे अगर हम लोग देखें 50 वाले में, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां आपसे एक इकोलॉजी का प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 4 mg पर लीटर से कम हो जाता है तो जल को अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। यस, ये अभी जब महाकुंभ में चल रहा था 2025 में, तो योगी जी ने एक बयान दिया। हालांकि वो भाई संत आदमी, हो सकता है वो बहुत पहले का पढ़े रहे हों, भूल गए, तो इसको थोड़ा सा उल्टा वो बोल दिए थे, आप लोगों ने सुना होगा, ट्रोलिंग हुई थी उनकी। तो यदि जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 4 mg पर लीटर से कम हो जाता है तो उसे प्रदूषित माना जाता है, यानी वो सड़ा हुआ पानी, उसमें बदबू आने लगती है। तो ये वाला तो आपका सही है। दूसरे में करें जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का हाई लेवल यह संकेत देता है कि जल में जैविक अपशिष्ट की मात्रा अधिक है। यस, तो यही यानी उसमें मतलब बीओडी ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें जैविक पदार्थ ज्यादा आ गए हैं, उसमें जो तमाम तरह के जली पौधे उगने लगते हैं, पानी के ऑक्सीजन को दोस्तों वो चाट जाते हैं। तो यही है, दूसरा वाला भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 का आपका दोनों के दोनों सही हो गए। तो यहाँ आपके कौन सा सही होगा, सी वाला, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देखें हम लोग 51 में जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं एक तरफ सूची 1 सूची 2। पहले वाले में ये दोस्तों कभी कभी ऐसे प्रश्न 1 साल पुराने वाले बजट का हम लोग नया रट के जाते हैं, पुराना पूछ लेता है। तो हम लोग पढ़े हैं राजकोषीय घाटा, हम लोग 2025 वाले में खूब रट रट के हम लोग पागल हो गए थे। जीडीपी का 4.4%, ये वाला हो जाएगा। ए वाला आपका 2 पे जाएगा, ए वाला 2 पर।
और दोस्तों राजस्व घाटे की यहाँ बात की जा रही है। यहाँ जो क्या है, यहाँ पर जो राजस्व घाटे की बात की जा रही है, तो राजस्व घाटा जीडीपी का लगभग 1.5% था, ये यहाँ आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ, ए वाला 2 पर, बी वाला 4, A2B4 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन हमें मिल गया, ज्यादा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी वाला हमें 3 पे जाएगा। पूंजीगत व्यय 34.96 लाख करोड़ अनुमानित है और कुल प्राप्तियां उधार की जो है 11.21 लाख करोड़। तो क्लियर है। आगे चले हम लोग, यहां देखें 52 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में, यही देखो क्रोनोलॉजी पूछ लिया ना, ऐसे ही प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं आजकल के, कोई भी एग्जाम हो यही क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न पूछ लेते हैं। क्रोनोलॉजी में हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें उनके डेट याद होने चाहिए। तो देखें यहां आपसे क्रम में पुराने से नए की ओर जाना है, हमें पुराने से नए की ओर थोड़ा ध्यान दे लेंगे, यानी सबसे पुराने से नए वाला। तो वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में पहले पूछा जा रहा है, तो WWF के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, इसको अभी छोड़ते हैं, हम इसके पास चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? IUCN की स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, आप जानते हैं। अब यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप दे दिया है। यूनेप इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नैरोबी में दोस्तों इसका है मुख्यालय, आप लोग जानते हैं। तो ये अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके पास, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, ये 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रख लीजिए। अब हमारा एक जो बचा है दोस्तों WWF के बारे में, जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बोलते हैं। एक सेकंड हम इसको टाइप करके देख लेते हैं, कोई गलती ना होने पाए। WWF, तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि पुराने से नए की तरफ आना है ना, तो सबसे पुराना कौन होगा? जो सबसे पहले बना था, तो ये 48 वाला हो जाएगा, यही सबसे पुराना होगा ना भाई। 48 वाला हो जाएगा, 2 सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है 2, यहाँ नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। यानी 2 के बाद हमारा कौन आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1, क्योंकि 61 आएगा ना, तो यही सी वाला हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 52 में हमारा सी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें अगर 53 वाले में, तो कौन सा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी मापन के संदर्भ में असत्य है? तो देखें हम लोग अल्फा विविधता के बारे में अगर देखें, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र या पारितंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की जो विविधता होती है उसे हम लोग अल्फा विविधता कहते हैं। बीटा विविधता में हम लोग क्या कहते हैं? यह विभिन्न पारितंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन की तुलना करती है। यस, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, दोनों के दोनों सही निकले। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है आपको दोस्तों गामा विविधता। गामा विविधता के बारे में दोस्तों आपने कुछ न कुछ जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब यही होता है दोस्तों, गामा जो विविधता होता है कि भौगोलिक क्षेत्र में कुल प्रजातियों की जो विविधता होती है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है? प्रजातियों के पूरे जीवन चक्र दौरान उनकी संख्या को मापने की विविधता। नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ तो केवल आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही जो होगा, पूछा क्या जा रहा है, एक सेकंड, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? तो आपसे पूछा जा रहा है असत्य कौन है। असत्य तो केवल तीसरा वाला है, क्योंकि दोनों, ये पहला और दूसरा तो हमारे सत्य हो गए थे ना, तो असत्य केवल 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 54 को, मिलान से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ आपको यहाँ पंछी अभ्यारण्य दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। कौन सा पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये यहाँ पर क्लेरिफाइड करना है हमको। तो घाना पंछी अभ्यारण्य हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये बहुत बार पढ़े हैं, राजस्थान के भरतपुर में। तो ए वाला हमारा 4 पे आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। ए वाला 4 कहाँ है? सिर्फ सी में है और कहीं पे नहीं है। उत्तर हमें मिल गया। अब हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो वेंदाथंगल पंछी अभ्यारण्य है, वेंदाथंगल पंछी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। तो और ये नेलापंट पंछी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है, और कुमाराम पंछी अभ्यारण्य ये केरल में है। तो क्लियर है, आपसे हो गया। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 55 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा, एक तरफ राज्य और एक तरफ संरक्षित क्षेत्र, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा गलत है देखते हैं दोस्तों। त्रिपुरा में हमारा कौन सा संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों? सोपाही जाला।
तो ये त्रिपुरा में ये हो गया सिपाही जाला है, कोई डाउट नहीं। झारखंड में पलामू है, तमिलनाडु में सत्यमंगलम है। अब यहाँ नागालैंड में जो नाम दफा दे दिया है दोस्तों, यही यहाँ पर गड़बड़ है। ये नाम दफा कहाँ है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, न कि नागालैंड में। तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है। अब दोस्तों हम लोग देखें प्रश्न संख्या 56 को। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देंगे, फैक्चुअल है। कह रहे हैं महिला कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो ये प्रश्न दोस्तों घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है। एक बार तो ऐसा पूछ लिया गया था संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। अब एक बार तो ऐसा पूछा गया संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला, तो दक्षवानी करके उनका नाम था, याद रखे रहेंगे, 10 से दलित 10 से दक्षवानी, तो याद रखे रहेंगे। एनी मैस्करीन भी थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, लीला राय थी, उषा मेहता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि दोस्तों इनके बारे में आप लोग जानते हैं 1942 का जो आंदोलन हुआ था, इसमें वो कांग्रेस रेडियो से संबंधित थी, रेडियो वगैरह से दोस्तों ये जुड़ी थी, ये संविधान सभा में नहीं थी। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी, ये डी वाला। आगे अगर हम लोग देखें 57 में, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है? तो प्रस्तावना के बारे में आप लोग खूब पढ़े हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया था, सही बात है, लेकिन हमको गलत बताना है। 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, यस, ये भी बात सही है। यहाँ पर केशवानंद भारती 1973 प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया, बिल्कुल माना गया। तो इसका मतलब जो शुरू के 3 सही है, तो यही चौथा गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ है दोस्तों? यहाँ पर कह रहे हैं पालकी वाला ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये संविधान की कुंडली पालकी वाला ने नहीं कहा था, पालकी वाला ने इसे संविधान का पत्र कहा था, और ये संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? मुंशी ने कहा था, के.एम. मुंशी ने। तो याद रखे रहेंगे, डी वाला यही गलत हुआ आपका। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 58 में, तो थोड़ा ध्यान देंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कथनों विचार करके बताना है कौन सा सही है। तो देखें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मेरे भाई, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका मतलब एक गलत हो गया, सही पूछ रहे हैं। तो जहां जहां एक होगा वो आपका उत्तर नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर है। अगर आगे नहीं पता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि 50% पे आप आ गए। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, बिल्कुल सही, केंद्र के मंत्री प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल करेगा। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, बिल्कुल, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के। तो ये भी सही है, 2, 3, 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, देखने में बड़ा था लेकिन कोई ज्यादा दम इसमें था नहीं, तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो आगे अगर हम लोग चले, देखते हैं 59 में, तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिया गया है, महान्यायवादी। तो यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित पूछा जा रहा है कौन सा कौन सा आपका स्टेटमेंट असत्य है। थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, आपके बारे में ये आपसे ये जो पूछा जा रहा है। तो महान्यायवादी के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 76 से संबंधित होते हैं। महान्यायवादी सरकार का एक वकील होता है जो सरकार की तरफ से पूरा करता है। ये संसद में बैठता है, बोलता है, लेकिन सिर्फ वोट नहीं दे पाता है। तो ध्यान देंगे, वह लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, यही है खासियत इसकी। वह लोकसभा में मतदान करता है। मेरे भाई, सदस्य थोड़ी ना होता है, सदस्य मतदान करते हैं ना, तो ये गलत हो गया। तो असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य तो एक हमें मिल गया, और देखते हैं मिलेगा। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, नहीं मेरे भाई, समिति का सदस्य ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये भी वाला गड़बड़ है, उसने मंत्रिमंडल सदस्य समकक्ष, नहीं नहीं, ये एक सेकंड, वह लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य के समकक्ष नहीं माना जाता है। भाई, मंत्री तो मंत्री होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 और 4 इसके यहाँ गलत है, बाकी सब सही है। गलत पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 वाले को अगर हम लोग देखें, तो कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस युग्म को लोकसभा की समान सीटें आवंटित हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, आपको कुछ राज्यों के नाम दिया गया है जोड़े के रूप में, कह रहा है किसमें लोकसभा की समान सीटें हैं। तो समान सीटें कहाँ हैं? तो पंजाब और असम, जब राज्यसभा की बात आती
तब इसमें समान हो जाता पंजाब और असम। लेकिन आपसे यहाँ लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है। लोकसभा में आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, दोनों में 25-25 है। और यहाँ पंजाब और असम में राज्यसभा में बराबर बराबर हैं 7 सीटें, लेकिन यहाँ लोकसभा आंध्र प्रदेश राजस्थान पूछा जा रहा है तो 25-25 सीटें हैं, समान है। तो 60 का आपका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए हम लोग देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है? आप लोग जानते हैं, जैसे अभी ओम बिरला साहब हैं, एक इधर से विपक्ष इंडिया गठबंधन वाले हैं, इधर से एनडीए वाले हैं, कोई मतदान पारित हो रहा है, मान लीजिए 150 वोट इधर पड़ा पक्ष में, 150 विपक्ष में पड़ गया। अब मामला कैसे पास होगा? तो ओम बिरला साहब क्या करेंगे, अपना मतदान जिसे दे देंगे वो जीत जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, किसे देंगे आप लोग जानते हैं, जो मतदान निर्णायक मत केवल डालते हैं अध्यक्ष। तो निर्णायक मत देने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 100 में है, तो 100 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी ये 100 में है। आगे बढ़ें, और यहाँ पर 108 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संयुक्त मतदान। जैसे मान लीजिए लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं हो रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को एक पास बैठाकर अनुच्छेद 108 के तहत उनकी होता है, और इसका संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। यस। प्रश्न संख्या 62 को थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कथन कारण, कथन है कारण है। कथन में आप लोग जानते हैं राज्यसभा स्थायी सदन होता है, बिल्कुल होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो यहाँ 1/3 सदस्य नहीं, यहाँ पर 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष रिटायर होते हैं। तो तिहाई तो होते हैं, लेकिन यह हर तीसरे वर्ष नहीं, हर दूसरे वर्ष, क्योंकि 6 साल का इनका टर्नओवर होता है, तो इसलिए यह वाला आपका गलत होगा, केवल ए सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 62 वाले में, तो कह रहे हैं संविधान का कौन सा तत्व तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है अनुच्छेद 108 के तहत, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है जापान से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। एक इसी तरह का एक नाम होता है विधि का शासन। तो विधि का शासन जब आए तो वो ब्रिटेन से लिया गया है, अंग्रेजों से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात आती है तो जापान से लिया जाता है। तो याद रखे रहेंगे, यही ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, जापान से लिया गया है। आगे 64 वाले को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ दिया है रोगों के नाम दिया है और यहाँ कारक दिया है। किस रोगों के नाम किस कारक से होता है? तो आप लोग जानते हैं हीमोफीलिया, आपको थोड़ा सा चोट लग जाएगी तो आपका ब्लड रुकेगा नहीं, तो एक आनुवांशिक रोग माना जाता है ये, बिल्कुल। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये कह रहे हैं मस्तिष्क के विकार से संबंधित है, तो दोस्तों नहीं, ये वाला आपका गलत है। और मांसपेशियों का संकुचन तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। अब ये दूसरा वाला यहाँ जो दोस्तों यहाँ पर दिया है आपको ना, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप समझिए। यहाँ पर ये जो दिया गया है मतलब फाइब्रोनोसिस वाला, फ से फाइब्रोनोसिस, फ से फेफड़ा, ये मस्तिष्क नहीं, यह फेफड़े की बीमारी से संबंधित है। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 3 सही हुए, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलित पूछा जा रहा है। 65 वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। क्षेत्रीय परिषद के बारे में, क्षेत्रीय परिषद के बारे में नीचे दिए गए कथन है, विचार करना है, बताना है सही क्या है। तो इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम तहत स्थापित किया गया था, बिल्कुल। पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यस, सभी के सभी सही हैं, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी हुआ। 66 में देखें, ये देखिए कथनों पर विचार कीजिए। इस समय कुल 25 उच्च न्यायालय हैं देश में, बिल्कुल ये बात सही है। आप सोच रहे होंगे मेरे भाई 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 1956 में एक नियम बनाया नेहरू जी ने कि बहुत सारे राजभाषाई आधार पर नए नए राज्य बन रहे थे, तो कहाँ से इतना ज़्यादा हाई कोर्ट बनते थे। नेहरू जी ने प्रावधान किया कि अब एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, तो बिल्कुल इसलिए 25 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का अपना हाई कोर्ट है, बिल्कुल है। जो अभी हरीश राणा को वाला केस था तो इन्होंने खारिज कर दिया, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से
इच्छा मृत्यु मिला, आप लोग पढ़े होंगे, केस अभी ताजा है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत हो सकता है, वही मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया। अब कह रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, 62 वर्ष तक, और जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका 65 है। तो ये वाला तो ये भी सही है, यानी सब के सब सही होना चाहिए आपके। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों मैं कई बार आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया हूं, नागरिकता को पाना होता है तो 5 तरीके से, प से पाना, प से 5 तरीके से पाया जाता है, और त्यागना जो होता है त से त्यागना, और त से 3, त्यागने के 3 तरीके होते हैं, यहां 3 लिख दे रहा हूं तो याद रखे रहेंगे मोटा मोटा। त्याग करने से आप खुद त्याग कर दें, जैसे ये 3 तरीका है ना, आप खुद त्याग कर दें, या आपको सरकार किसी वजह से आपकी नागरिकता छीन ले, या आप किसी और देश की नागरिकता ले लें, तो ऑटोमेटिक चली जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं यस, सरकार द्वारा नागरिकता रद्द करने से ऑप्शन नंबर डी। यही तीनों है, मैंने बताया ना, त से त्यागना, त से 3, पाना, प से 5, तो यही है। आगे अगर देखें 68, तो निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची आप लोग जानते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके। राज्य वाला मामला तो राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, एक समवर्ती में तो दोनों बनाते हैं। तो परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण, तो यस ये तो समवर्ती है, समाचार पत्र में भी समवर्ती है, शिक्षा में भी है, लेकिन डाक एवं तार ये समवर्ती नहीं है। यह जबकि यहाँ डी वाले में अगर देखेंगे डाक एवं तार, ये दोस्तों केंद्र सूची से संबंधित है, न कि राज्य, न कि समवर्ती थी, केंद्र सूची से है। तो यही आला हो गया, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। आप लोग जानते हैं मेरे भाई, 8वीं अनुसूची की खूब चर्चा होती है। 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं को रखा जाता है जिसे मान्यता प्राप्त हो जाती है, वो अपने राजकाज में उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर इसमें 8 भाषाओं को जोड़कर इसमें इस समय 22 भाषाओं को बना दिया गया है। आप देख लीजिएगा कब कि संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो सिंधी भी जोड़ी गई थी, कश्मीरी भी पहले से थी, बोडो भी है, हरियाणवी नहीं है। भोजपुरी हरियाणवी को बड़ी तेजी से मांग किया जा रहा है 8वीं सूची में डालने का। आगे अगर देखें हम लोग 70 वाले को अगर देखें तो संसद की समितियों के बारे में दिया गया है। संसद की समितियों के बारे में कथन दिया है, बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो ध्यान देंगे थोड़ा। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, बिल्कुल है मेरे भाई। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। सरकारी उपक्रम समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति के संस्तुति पर की गई थी 1964 में, ये भी सही है। प्रत्येक समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो सभी की सभी यहाँ सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 72 में आपसे भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य पूछा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे निर्वाचन नामावली यानी वोटर लिस्ट तैयार करने के कार्य करना, निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, यस ये तो है। और चुनाव द्वारा उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय, मेरे भाई कुछ मामले कोर्ट वगैरह से भी लिए जाते हैं, इनके लिए नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है। और नगर पालिका यानी लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, न कि भारत निर्वाचन आयोग के। ये दोनों गड़बड़ हो गए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा ऐसे चुनाव करवाती है ये, तो ये सही है। 1 और 4 सही है, 2-3 गड़बड़ है। तो देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है सही उत्तर का चयन करना। तो सही तो मेरे 1 और 4 हैं केवल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 72 को देखें तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 19 के तहत क्या शामिल नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता तो है, संघ बनाने की स्वतंत्रता तो है, आजीविका व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। पहले था, लेकिन बाद में दोस्तों इसको निकालकर अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
प्रश्न संख्या 73 को अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? थोड़ा ध्यान से देखें तो दोस्तों प्रश्न संख्या 73 को देखें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों कैग, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, इसको अनुच्छेद 148 से 151 के बीच ये मैटर दिया गया है। अनुच्छेद 149 में यह इनके कर्तव्यों यानी कैग के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लें, अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होना आवश्यक नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सा योग्यता होना आवश्यक नहीं है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देखना, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये हमें लगता है 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है ये वाला। तो देखें, ये पहला आपको यहां जो दिया है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात तो सही है। 35 वर्ष की एज पूरी कर चुका हो, ये भी हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकसभा का उससे कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है, इसका ये लेना देना नहीं है, तो यही वाला गड़बड़ है। और बाकी निर्वाचन समय किसी भी प्रकार के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है, तो यही सी वाला नहीं होगा। आगे अगर हम लोग देखें 75 में, तो कह रहे हैं कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो दोस्तों अगर इनको देखोगे आप, यहाँ पिनाकी चंद्र घोष को, जब केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे लोकपाल के लिए 2013 में जब बना था, तो उसमें लोकपाल पहला जो है उसके अध्यक्ष यही बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। तो यही नहीं, ये दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, बाकी ये भी थे, बी वाले नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो ठीक क्लियर हो जाएगा आपका, 75 का आपका बी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 76 वाले में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, कथन पर विचार करें, सही उत्तर चुनना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे हम लोग जो तो जानते हैं, इसे खूब पढ़े हम लोग इसे। जैसे सड़क पर चल रहे हैं तो दूर से देखने पर पानी जैसा दिखाई देता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल तभी संभव है जब प्रकाश कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। गलत दे दिए हैं, उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से निम्न अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश करता है, उल्टा दे दिए हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। यहां दूसरा वाला देखें, क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर किरण अपवर्तन के बिना सीमा के अनुदिश गति करती है, ये वाला आपका सही है। 76 का आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो केवल आपका 2 सही है, सही पूछा जा रहा है, केवल 2 सही है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 78 को। एक हार्ट से संबंधित एक बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, मानव हृदय के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है? तो देखें, कह रहे हैं दायां नीले, राइट वेंट्रिकल्स ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुसफुसी धमनी में पंप करता है। गलत है मेरे भाई, यही गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। दायां नीले का काम होता है दोस्तों फुसफुसी धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन रहित फेफड़ों तक भेजना होता है, ऑक्सीजन युक्त नहीं, ऑक्सीजन रहित रक्त। तो ये वाला गड़बड़ हो जाएगा, यानी अशुद्ध रक्त को भेजता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 79 को देखें तो एसर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न है। आप कथन कारण को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, यह हालांकि इस पर एक लंबा डिबेट हो सकता है। तो कह रहे हैं लेंस का नियम, लेंस का नियम आप लोग खूब पढ़े होंगे दोस्तों। लेंस का नियम होता है ना, प्रेरित जो धारा होती है हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। और यह ऊर्जा संरक्षण से दोस्तों इसका संबंध होता है, कह रहे हैं ऊर्जा संरक्षण संबंध नहीं है, इसका ऊर्जा संरक्षण से संबंध होता है, ये गलत हो जाएगा। अब प्रेरित विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय प्रभाव के परिवर्तन का विरोध करती है ताकि ऊर्जा स्वतः उत्पन्न न हो सके। यस, तो ये वाला सही है आपका, एक असत्य और सत्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ 80 वाले में पूछा जा रहा है आपसे, रक्त समूह ए बी यानी ए बी प्लस वाले का रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति है तो उसके संबंध में बताना है। तो आप लोग जानते हो वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है? नहीं मेरे भाई, किसी का ले सकता है,
दान नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा आपका। वह केवल A+B रक्त समूह वाले व्यक्तियों से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। मेरे भाई किसी से भी कर सकता है, ये भी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हुआ। सी वाले के पास अगर चलते हैं, देखते हैं भाई ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं उसके प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी नहीं होते हैं दोस्तों, एंटीजन होते हैं, इसलिए यह भी गड़बड़ हो जाएगा। उसकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर A+B दोनों एंटीजन होते हैं, यही मैंने अभी बताया ना, साथ ही RH फैक्टर भी होता है, ये सही है आपका। ये प्रश्न संख्या 81 बहुत अच्छा, ये फिल्ट्रेशन से संबंधित है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ब्लड के परानिस्पंदन यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहले जान लीजिए रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है कि यह मूत्र निर्माण की पहली प्रक्रिया होती है, जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजनी पदार्थ आ जाते हैं उनको बाहर निकालना होता है, तो खराब नाइट्रोजनी पदार्थ को। तो यहाँ पर जान लीजिए कि यह नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस में घटित होता है, ये बात सही है। और प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं सामान्यतः फिल्ट्रेशन का हिस्सा नहीं होती, ये भी सही है। फिल्ट्रेशन में यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लवण भी शामिल होते हैं। यस, तीन के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 82 वाले में जो पूछा जा रहा है, ब्रिक जिसे हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो ब्रिक के द्वारा उत्सर्जन कार्य, आप लोग जानते हैं ब्रिक एक उत्सर्जनी अंग भी है, तो उत्सर्जन कार्य के अलावा शरीर में निम्नलिखित में से और कौन से भूमिका निभाती है, यानी उत्सर्जन के अलावा उसका और सा क्या काम होता है। तो देखें, पहला विटामिन डी का सक्रियण, यस, विटामिन डी को जो है एक्टिव भी करता है, इसका ये भी काम है, ये बात सही है यहाँ। अब यहाँ देखें, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन्स का उत्पादन भी करता है, यस, किडनी का ये भी काम है। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी उसमें थोड़ा भी काम आता है। इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है, ये पैंक्रियाज, आप लोग पैंक्रियाज के बारे में पढ़े होंगे ना, अमाशय के द्वारा जो है ये होता है, किडनी के द्वारा नहीं। तो ये आपका नहीं हो सकता, 4 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो इसको हटा दीजिए, इसको बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 83 वाले में, तो क्रैस्पर कैस 9 खूब आप लोग पढ़े होंगे, जैविक कैंची जिसे बोला जाता है यहाँ। तो कथन दिया है, कारण दिए हैं, ध्यान देना। तो जानते हैं क्रैस्पर कैस 9 तकनीक से जीनोम में वांछित यानी जो जिसे हम चाहते हैं उसे वहां से काटा जाता है, ये जैविक कैंची कहा जाता है, जीन वगैरह में प्रयोग किया जाता है इसका, जीन एडिटिंग में। और कैस 9 डीएनए को किसी भी स्थान को यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली होता है, कह रहे थे रैंडमली काटा जाता है, नहीं मेरे भाई, टारगेटेड को काटा जाता है, ऐसे ही नहीं किसी मतलब किसी भी स्थान को रैंडमली रूप से काट लिया जाता है, वो टारगेट किया जाता है कि हमें क्या निकालना है, क्या जोड़ना है, तो वो होता है, यादृच्छिक नहीं होता है। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, केवल ए आपका सही है, ए सही आर गलत। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए थोड़ा सा दिया गया है आपको, 84 में किसी द्रव की सतह पर, मान लीजिए कोई लिक्विड है और उसके सतह पर कोई हम लोग पिन ले लें, हल्के से रखने पर वह डूबती नहीं है, जबकि उसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो इसका क्या कारण है। मेरे भाई सरफेस टेंशन, क्योंकि इतनी हल्की है, और कोई भी लिक्विड में दोस्तों जो है उसमें सरफेस टेंशन होता है, तो उसकी वजह से। यहाँ कहाँ सरफेस टेंशन कहीं है, यहाँ है, पृष्ठ तनाव के कारण पिन ऊपर की ओर बल कार्य करता है, यस। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 85 वाले में, तो अमाशय यानी स्टोमच यहाँ पर जो दिया गया है, इसके बारे में आपको कुछ कहा है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की यहाँ जो बात की जा रही है, HCl का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो जानते हैं दोस्तों, हमारे पेट में जो HCl होता है उसका मुख्य काम यह होता है कि जो खाना हम लोग खाते हैं कुछ भी, उसमें तमाम बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, तो उनको मारने का काम करता है। तो ऐसा कहाँ पर है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, यस, यहाँ पर है। यह पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है और हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया को मारता है। तो ये वाला तो इतना आदि ये आपको आता ही होगा, बैक्टीरिया को मारता है, इतना देखते ही आप पकड़ लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको 86 में दिया गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें कह रहे हैं दोस्तों एंटी नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पर दिया है, एंटी नर्वस सिस्टम जिसे हम लोग ENS कहते हैं। तो इसके संबंध में कथन कुछ दिया है, विचार करना है। तो कह रहे हैं मुख्य रूप से हृदय गति को नियंत्रित करता है। मेरे भाई जो हृदय गति को नियंत्रित करता है ना, उसमें इसका थोड़ा सा नाम अलग होता है, उसका नाम दोस्तों
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, हम लोग ANS कहते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है जो हृदय गति को कंट्रोल करता है, हम लोग उसके बारे में पढ़े होंगे, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक करके पढ़े होंगे ना, तो वही वाला। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये जो है एंटी नर्वस सिस्टम, ये कह सकते हैं हम लोग कुछ ये ब्रेन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ये पाचन तंत्र की गतिशीलता, स्राव और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला एक यांत्रिक नेटवर्क है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर पहला गलत है, 2 और 3 सही है, यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर हम लोग चलें, यहाँ पर देखते हैं अगर, तो ये सी हो गया यहाँ पर। और 87 वाले में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात की जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग वाईफाई वगैरह में देखते होंगे, एक कांच की नली होती है, उसमें एक विशेष प्रकार की लाइट भेजा जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफरेंस के कारण वो ऐसा हो जाता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के सिद्धांत पर यह घटना काम करती है, परिघटना होती है। आगे चलें, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ध्वनि की चाल से संबंधित है। ध्वनि की चाल के बारे में हम लोग खूब जानते हैं दोस्तों। यहाँ से जो साउंड वेव हम ऐसे लिख दे रहे हैं, याद रहेगा, साउंड वेव माध्यम जितना, माध्यम का घनत्व, तो यहाँ घनत्व तो लिख दें, यानी माध्यम का घनत्व तो जितना ज्यादा रहेगा तो उसमें साउंड की वेव उतनी ही तगड़ा रहेगी। अगर यहीं पर हम लाइट की बात कर लें, लाइट वेव जो होती है वो घनत्व का इनवर्सल होती है, वो घनत्व का उल्टा होता है। तो इतना याद रखे रहेंगे। तो लाइट और साउंड में यही फर्क होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहाँ पर अगर हम लोग साउंड को भेजें तो सबसे ज्यादा ध्वनि तरंगे जो है सॉलिड में होंगे, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। लेकिन अगर लाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी? गैस में, फिर लाइट लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो यहाँ उल्टा हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो यहाँ पर करें, ध्वनि की चाल घनत्व तो बढ़ने पर सदैव घट जाती, नहीं मेरे भाई बढ़ जाती। वही मैंने बताया ना, ध्वनि पर डिपेंड करती है, ध्वनि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पहला आपका ये गलत हो गया। वायु का तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं की गति तीव्र हो जाती है। तो यस, तो यहां पर ये आपका सही। यहां पर आगे देखते हैं, एक बार फिर से देख ले यहां पर। तो दोस्तों यहाँ हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर देखें तो करें, वायु का तापमान बढ़ने से, यानी हम लोग एयर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं जो उसमें मॉलिक्यूल है उनकी गति तेज हो जाती है। तो बिल्कुल मेरे भाई ये सही हो गया, ये भी ये सही है, पहला सही दूसरा गलत। तीसरे वाले के देखें तो कह रहे हैं वायु में जलवाष्प यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने से ध्वनि की चाल घट जाती है क्योंकि पानी भारी हो जाता है। मेरे भाई गलत। मेरे भाई जब जलवाष्प में मतलब वायु में जलवाष्प यानी ह्यूमिडिटी आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है घनत्व तो बढ़ जाएगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। तो घटेगी कैसे? बढ़ जाएगी ना। तो ये तीसरा गलत हो गया। दाब में परिवर्तन का प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता यदि तापमान नियत रहे। तो बिल्कुल ये चौथा वाला सही है आपका, यानी 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 कहाँ, यहाँ सही पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे सही पूछा जा रहा है। तो 2 और 4। आगे अगर हम लोग देखें, एक तारे के कोर में नाभिकीय संलयन के लिए किन दो स्थितियों का होना अनिवार्य है? कोई तारा है, जैसे सूर्य एक तारा है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है। तो वही होता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी से एनर्जी मिलती है। तो यहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर और अत्यधिक घनत्व का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यही 90 वाले को देख लें तो मिलान से संबंधित प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो एक तरफ आपको मापक यंत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रयोग क्षेत्र। तो स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर दिया है। स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग खूब पढ़े हैं कक्षा 9th में। प्रकाश के वर्णक्रम, जो प्रकाश की जो पट्टी होती है, तो उसमें प्रकाश के वर्णक्रम का विश्लेषण करने के लिए 7 रंग जो होते हैं ना, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रो। और पायरोमीटर यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाई टेम्परेचर जैसे हजार डिग्री सेल्सियस जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है उनको मापता है। तो अत्यधिक टेम्परेचर को मापना,
और ये सिस्मोग्राफ तो जानते हैं भूकंप की तीव्रता, और क्रोनोमीटर उच्च सटीकता वाली समय। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला तो गया आपका 3 पे, ए वाला 3 पे, बी वाला 2 पे, डी 1, बहुत अच्छा, बी हो जाएगा। आगे अगर देख लें हम लोग, कृत्रिम मधुरक के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। तो जैसे होता है ना, कुछ लोगों को शुगर हो जाता है, तो ये जो चीनी होती है, ये हम लोग जो गन्ने से प्राप्त करते हैं या चुकंदर जो मार्केट में मिलती है, तो ये क्या होता है कि उनको नुकसानदेह होता है, और इसमें मतलब कैलोरी वगैरह भी होती है, तो उनको नहीं किया जाता। उनको अगर दिया जाता है, अगर उनको मीठा खाने का मन है, तो क्या शुगर हो गया, जैसे डायलॉग है गदर में ना, तो क्या एक कागज पे मुहर नहीं लगेगा, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो मेरे भाई, क्या आपको शुगर हो गया तो क्या आप मीठा नहीं खाएंगे? खाएंगे, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस खाएंगे जो है इसके। ये क्या होता है कि ये शून्य कैलोरी वाले यौगिक होते हैं, जिनकी चीनी के विकल्प में उपयोग किया जाता है। हालांकि ये चीनी से ज्यादा मीठा होता है, लेकिन नुकसान नहीं करता है उनको। और ये क्या कह रहे हैं, स्पार्टेम उच्च ताप पर भी स्थिर रहता है। तो मेरे भाई, स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई, पहला सही है। और ये साइक्लेमेट और साइकरीन दोनों का उपयोग खाद्य उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल। तो 1 और 3 आपका यहाँ सही है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देखें, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आपको सूची 1 में दिया है परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स दिया है, दूसरी सूची में परिरक्षित पदार्थ यानी प्रिजर्व आइटम्स दिया है। तो इसको हमें मिला देना है। सोडियम बेंजोएट अम्लीय खाद्य पदार्थों की रक्षा करता है, नाइट्रेट मांस उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एसिनोल इसका वसा परिरक्षण में किया जाता है स्कॉर्बिक एसिड का फल और सब्जियों में। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। 93 को देखें तो बहुत अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका फार्मूला अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ हम लोग 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यही है, इसका फार्मूला भी पूछा जाता है, पहला है ये। और जल के संपर्क में आने पर क्लोरीन गैस उत्सर्जित करता है, ये भी बात यहाँ पर सही है। और इसका उपयोग केवल ब्लीचिंग तक सीमित है नहीं मेरे भाई, कई जगह पर इसका उपयोग होता है, जैसे कीटाणुओं को मारने में, और तमाम तरह की चीज़ों को साफ सफाई में किया जाता है। अन्य तरह में इसका बड़ा उपयोग है, लेकिन सिर्फ ब्लीचिंग में नहीं है। तो 1-2 केवल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 94 में, तो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में निम्नलिखित में से किस बायोटेक्नोलॉजिकल तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से डीएनए की पहचान और फिंगरप्रिंटिंग में होता है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो ये, और यहाँ पर ये एलिसा का तो आप लोग जानते ही हैं, इसका तमाम तरह की चीज़ों में जांच किया जाता है, जैसे प्रोटीन, एंटीबायोटिक, हार्मोन, ये सब पता लगाने में। आजकल बड़े लोगों जो है शादी उदी करने से पहले इसका टेस्ट करवाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग के संदर्भ में विचार करना है और बताना है सही क्या है। तो पहले हम लोग देख लें क्या है। इंसुलिन उत्पादन के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यस, आरडीएनए जिसे कहते हैं। गोल्डन राइस का विकास विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने के लिए किया है, नहीं मेरे भाई, विटामिन ए के लिए किया गया है, तो ये गलत हो गया आपका। बीटी कपास एक कीट रोधी किस्म है, जिसमें बैसिलस थुरिएंजिसिस से प्राप्त जीन को शामिल किया गया है, यस। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। 95 में आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। कहाँ है 1 और 3? सही पूछा जा रहा है ना, तो सही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 96 वाले को देखें, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। एक तरफ आपके रोगों का कारक, एक तरफ रोग। तो किस रोग का कारक क्या है? बैक्टीरिया। यहाँ से क्या होता है हम लोग जानते हैं, टीबी, तपेदिक वगैरह जो होता है बैक्टीरिया से। और वायरस यहाँ पर डेंगू होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया, कृमि से फाइलेरिया, हाथी पांव जिसे कहते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अगर 97 में, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, विचार करना है और इन्हें स्थापना वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताना है, कुछ संस्थान दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ सारे नाम अगर देखें, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, खंडे संस्कृत संस्थान, भारतीय कला भवन, राज ललित कला अकादमी। तो इसका तो सबको याद होगा मेरे, राज ललित अकादमी की अगर हम लोग बात करें,
तो ये 62 में था ना, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। राज ललित कला अकादमी का अगर हम लोग बात करें तो 1962 में लखनऊ में है ये। अब हम बात कर ले यहाँ पर भारतीय कला भवन की। भारतीय कला भवन का अगर देखें तो ये उससे भी पहले हुआ था, 1920 में। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय कला भवन की। और हम लोग अगर देखें कौन सा यहाँ पर एक देख सकते हैं, भातखंडे संस्कृत संस्थान। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, भातखंडे संस्कृत संस्थान। तो ये 1906 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, जिसका इसका पुराना नाम है मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक नाम था इसका, तो 1975 में इसका स्थापना हुआ था। तो सबसे अंत में यही एक वाला होना चाहिए, सबसे अंत में एक कहाँ है, यहाँ सी में है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 97 का सी। आगे बढ़े हम लोग देखें 98 में बायो रेमेडिएशन के बारे में पूछा जा रहा है। आप लोग खूब पढ़े होंगे जैव उपचार के बारे में। क्या होता है, कुछ जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके पोल्यूशन को कम करना। जैसे समुद्र वगैरह में तेल और अभी जैसे संकट चल रहा है ना सिलेंडर वगैरह का, मान लीजिए कोई टैंकर में तेल लेकर आ रहा है पेट्रोलियम, कोई मिसाइल से उड़ा दिया, गिर गया, तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे उस तेल को चाट कर। तो यहाँ पर कुछ जैविक जैविक बैक्टीरिया होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, वो सब चाट जाते हैं। तो पोल्यूशन को कम करने में बड़ी भूमिका होती है। इस तकनीक को प्रदूषण कम करने या उन्हें निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल यही सही है आपका। 99 वाले को देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आएंगे तो इसलिए इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो इसमें जो पहला आपको दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि सही क्या है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका किसी भी प्रकार की कोशिका में विभेदित हो सकती है, तो ये आपका सही है। स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण का प्रयोग केवल आनुवांशिक विकारों में प्रयोग किया जाता है। नहीं मेरे भाई, अन्य विकारों में भी प्रयोग किया जाता है, केवल आनुवांशिक में नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। दो जहां आपका है वो आप काट सकते हो। तीसरा अगर देखें तो स्वजन स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में इसी को दोस्तों कहा जाता है ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई जो दाता होता है उससे स्टेम कोशिका को निकालकर रोगी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। यस, तो ये 30 आपका डी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। आगे दोस्तों हम लोग 100 वाले को देखें अगर, तो यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो पहले वाले में देखें तो नैनो कण का उपयोग औषधि वितरण प्रणाली में किया जाता है। यस, बिल्कुल किया जाता है। नैनो कण का उच्च सतह आयतन अनुपात उन्हें रासायनिक रूप से निष्क्रिय बनाता है। नहीं मेरे भाई, सक्रिय बनाता है, निष्क्रिय कहाँ से बनाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शुद्धिकरण, ऊर्जा भंडारण, कृषि में हो सकता है। बिल्कुल, तो 1 और 3 सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम लोगों ने ये 100 प्रश्न तक यहाँ पर देख लिया है। बाकी के इसे पार्ट ए के रूप में हम लोग करके यहीं छोड़ते हैं, और बाकी इसी टेस्ट सीरीज का पार्ट बी हम लोग को हम लेकर आएंगे। जस्ट 101 प्रश्न से स्टार्ट करके आपका 150 प्रश्न पूरा कर दिया जाएगा पार्ट बी के रूप में। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं और चलते हैं हम दोस्तों, मिलेंगे अगले पार्ट में। नमस्कार।